अनुराधा का चेहरा अभी भी चमकदार आंसुओं से ढका हुआ था, लेकिन उसके चेहरे पर जीत की मुस्कान थी। तुम। सौरभ लगभग गुस्से से फट पड़ा। वह एक बार फिर उसकी चाल में फंस गया था। बड़े भाई, तुम इतने छोटे दिल वाले क्यों हो? मैं बस एक सवाल पूछ रही हूं। क्या तुम्हें मुझे ऐसे घूरने की जरूरत है? अनुराधा ने कहा। राघव को अब यकीन हो गया था कि ये 17वीं राजकुमारी एक ऐसी बच्ची थी जिसे बुरी तरह बिगाड़ दिया गया था। वो खुद को थोड़ा मजाकिया महसूस करने से नहीं रोक सका, लेकिन उनका भाई बहन का रिश्ता उसे छू गया। शाही महल में जहां सभी रिश्ते जटिल थे और केवल अपनी तरक्की के लिए इस्तेमाल होते थे, बेटों द्वारा पिता को मारने या भाइयों द्वारा मुनाफे के लिए लड़ने के कई मामले थे। राघव, मैं, सौरभ भी असहाय था। कोई बात नहीं। 17वीं राजकुमारी के सवाल का जवाब देना मुश्किल नहीं है, राघव ने कहा। उसने देखा कि सौरभ उसे एक सार्थक नजर दे रहा था। यह दर्शाता है कि उसे अनुराधा को मान देना चाहिए, नहीं तो वह तुरंत शत्रुतापूर्ण हो जाएगी। उसने कहा, अगर मैं 17वीं राजकुमारी का निमंत्रण स्वीकार करता तो मेरी मृत्यु का दिन नजदीक आ जाता। मैं जिंदगी से लालची हूं, इसलिए मैं आपका निमंत्रण स्वीकार नहीं कर सका। सौरभ अवाक रह गया। राघव उसका मतलब नहीं समझा, जैसा कि अपेक्षित था। अनुराधा ने गुस्सा किया, मैं उस तरह की अनुचित इंसान नहीं हूं। अगर मैं तुम्हें एक मेहमान के रूप में आमंत्रित करती तो मैं तुम्हें क्यों मारती? राघव ने सिर हिलाया। तुम मेरा मतलब नहीं समझी। जैसे ही मैं ग्रैंड एक्साई में दाखिल हुआ, मैंने 17वीं राजकुमारी की उत्कृष्ट सुंदरता और अद्वितीय क्षमताओं के बारे में सुना। तुम्हारे अनगिनत प्रशंसक हैं और उनमें से कुछ तो बस तुम्हें देखने के लिए ग्रैंड एक्साई सिटी के बाहर लाइन लगाते हैं। ये लाइन ग्रैंड हा तक फैली हुई है। ये छोटा सा आदमी राजकुमारी को अकेले देखने के लिए आमंत्रित किए जाने का जोखिम नहीं उठा सकता था। वे प्रशंसक मुझे टुकड़ों में फाड़ देंगे। ये सुनकर अनुराधा तुरंत एक खिलते हुए फूल की तरह मुस्कुराई। तो ये बात थी। ही, तब तो मैं खुश हूं। मुझे बताओ, वे किस द्वार के बाहर लाइन लगाए हुए हैं? उसे इस बकवास पर विश्वास हो गया। राघव ने देखा कि अनुराधा पूरी उम्मीद से भरी हुई थी और ऐसा नहीं लग रहा था कि वह नाटक कर रही हो। वो तो बस एक छिपा हुआ माफी दे रहा था, इसलिए उसने इसे एक मजाक बनाने के लिए अतिरंजित कर दिया था। फिर हर कोई खुश होकर आगे बढ़ सकता था। लेकिन इस लड़की ने वास्तव में सोचा कि यह सच है। राघव, क्या ग्रैंड हा से भी लोग लाइन लगा रहे हैं? मुझे आश्चर्य है कि क्या वह दिखाई देगा। अनुराधा अचानक लाल हो गई और उसकी आंखें भ्रमित हो गई। उसने अपने कपड़े जकड़ लिए, साफ तौर पर घबराई हुई और बेचैन थी। राघव कुछ महीने पहले हुई एक बात के बारे में बात कर रहा था। अनुराधा, अब तुम्हारे वापस जाने का समय हो गया है। मुझे राघव से कुछ बातें करनी है। सौरभ ने हस्तक्षेप किया। अनुराधा थोड़ी अनिच्छुक थी, लेकिन सौरभ ने फिर भी उसे भगा दिया। माफ करना, मैंने राघव को हंसा दिया है। मेरी ये छोटी बहन अब भी बच्चों वाला स्वभाव रखती है। उसे बस बिगाड़ दिया गया है। अनुराधा को भगाने के बाद सौरभ ने राघव से माफी मांगी। राघव ने सिर हिलाया। हंसने की कोई बात नहीं है। मैं सौरभ से बहुत ईर्ष्या करता हूं। काश मैं भी अपनी छोटी बहन को लाड कर पाता। अगर वो बिगड़े हुए बच्चे की तरह व्यवहार करना चाहती तो मैं भी उसे करने देता। सौरभ और अनुराधा के बीच भाई बहन के रिश्ते को देखकर राघव को अपनी छोटी बहन की याद आ गई। उनके साथ रहने का समय बहुत कम था। वो बस उससे परिचित हुई ही थी कि वह चला गया था। शायद उसे अब अपने बड़े भाई की कोई याद भी नहीं होगी। हर बार जब वह इसके बारे में सोचता तो वह भावुक हो जाता। राघव, आइए। खाना और शराब पहले ही तैयार हो चुके हैं। एक मेज पर हर तरह के व्यंजन रखे गए थे। वे सुंदर रत्नों जैसे दिख रहे थे और उनकी खुशबू स्वादिष्ट थी।
राघव उन्हें खाने से लगभग कतरा रहा था। ये वाइन गॉड पैलेस की बढ़िया शराब है राघव, इसका स्वाद चखो। सौरभ ने राघव को शराब से भरा एक प्याला थमाया। इस प्याले से जरा भी खुशबू नहीं आ रही थी। ये शुद्ध पानी जैसा लग रहा था, लेकिन जैसे ही ये उसके मुंह में गया उसकी खुशबू फूट पड़ी। इसके अलावा कुछ हल्की ऊर्जा उसके दांतों से होकर उसके सिर तक गई। राघव को तुरंत लगा कि उसकी दिव्य चेतना और तेज हो गई है। ये तो लगभग दिव्य शराब है जो दुनिया को हिला देने में सक्षम है। ये शराब शांत है, जैसे आकाश और पृथ्वी की शांति, लेकिन ये दुनिया की गहराइयों को पार करती है, जिससे कोई ग्रैंड दाओ के गहरे संगीत को सुन सकता है। इस शराब को चखते हुए उसने अनजाने में ऐसे शब्द कहे जो उसके दिल में प्रकट हुए बिना उसे पता भी नहीं चला। ये शराब बहुत चमत्कारी थी। शराब बनाने वाला निश्चित रूप से एक विशेषज्ञ था। उन्होंने वास्तव में हेवनली दाओस की अपनी समझ को शराब में डाल दिया था। वो अतिशयोक्ति नहीं कर रहा था जब उसने कहा कि ये दिव्य शराब थी। राघव सचमुच शराब के उस्ताद है। बस एक स्वाद से आप उसके भीतर के दायरे को समझ सकते हैं। इस तरह की चौंकाने वाली समझ के साथ मुझे आज आपको वाइन गॉड पैलेस ले जाना ही होगा। वे निश्चित रूप से आपकी बुद्धिमत्ता पाने के लिए आपका अच्छा स्वागत करेंगे, सौरभ ने उत्साह से कहा। वाइन गॉड पैलेस में उनकी सभी शराबों के अलग अलग नाम थे और उन सभी के अपने दायरे थे। ये शराब बनाने वालों की क्षमताओं से निकटता से संबंधित था, लेकिन वाइन गॉड पैलेस के लोग सभी अजीब थे। केवल वही जानते थे कि उन्होंने जो शराब बनाई है उसका नाम क्या है। वे अपनी शराब दूसरों को चखने के लिए भेजते थे। अगर दूसरे शराब के दायरे को बता पाते तो वे उन्हें और शराब देते थे, अन्यथा धन का पहाड़ भी एक बूंद नहीं खरीद सकता था। वे अभिमानी कारीगरों का एक समूह थे। वे अपनी कला केवल उन लोगों को देते थे जो इसकी सराहना कर सकते थे। राघव, मुझे आपको एक प्याला पेश करने दे। सौरभ ने अपना प्याला उठाया और राघव ने तुरंत अपने प्याले को उससे छुआ। उन्होंने एक ही घूंट में प्यालों को खाली कर दिया। इस शराब को छोटे प्यालों में पीना पड़ता था, नहीं तो ये पूरी तरह से बर्बादी होती। कुछ प्याले पेट में जाने के बाद वे और ज्यादा दोस्ताना हो गए और लगभग महसूस करने लगे कि उन्हें पहले क्यों नहीं मिले। राघव, मैंने सुना है कि आपने सचिन को मार डाला, सौरभ ने पूछा। हाँ, मैंने उसे मार डाला। वो लड़का सच में पोजर बनना जानता था। आह सौरभ, क्या तुम इस शब्द का मतलब ठीक से नहीं जानते? राघव ने पूछा। एक संस्कारी राजकुमार के लिए ऐसी ओछी भाषा न जानना सामान्य बात होती। सौरभ हंसा। राघव, क्या तुम मुझे कम आंक रहे हो? जब मैं जायनशन क्षेत्र में पहुंचा तो मुझे 2 साल तक खुद जीने के लिए साधना जगत में फेंक दिया गया था। मैं तुम्हारी कल्पना का ग्रीन हाउस खोल रही हूं। मैं तुम्हें बताता हूं, मैं 1 साल में लगभग 3 बार मरते मरते बचा। मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। पिछली बार तो खास तौर पर खतरनाक थी। मैं गलती से करप्ट पाथ के एक गढ़ में घुस गया था और अनगिनत विशेषज्ञों ने मुझ पर हमला किया था। मेरा कोई सहारा नहीं था, लेकिन बस अपनी जायनशन क्षेत्र की साधना का उपयोग करके मैंने करप्ट विशेषज्ञों के बीच से अपना रास्ता निकाला। मैंने 1000 से अधिक सी एक्सपांशन विशेषज्ञों और अनगिनत जायनशन विशेषज्ञों को मार डाला। अंत में मैंने 3 फाउंडेशन फोर्जिंग विशेषज्ञों को मारने के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया। उन 2 सालों के बाद मैं ग्रैंड एक्साइल लौट आया। मेरे शाही पिता ने मेरा टेम्परिंग स्टोन देखा, जिसमें मेरे उन 2 सालों के अनुभव दर्ज थे, और मेरे लिए मेरे वर्तमान गुरु के अधीन शिक्षा की व्यवस्था की। वो मेरे गुरु भी हैं, साथ ही मेरे दाव संरक्षक, दाव प्रोटेक्टर भी। वो मेरी जिंदगी में सबसे ज्यादा सम्मान करने वाला व्यक्ति है, यहां तक कि मेरे पिता से भी ज्यादा। जब सौरभ ने अपने गुरु की बात की तो उनके चेहरे पर सम्मान और पूजा का भाव आ गया।
राघव ने हैरानी से पूछा, तुम्हारे दाव संरक्षक? क्या ऐसा हो सकता है कि सौरभ तुम अजय दाव, अनडिफीटेबल दाव पर चलते हो? उन्होंने सुना था कि केवल अजय दाव पर चलने वाले लोगों के ही दाव संरक्षक होते हैं। अब सौरभ के हैरान होने की बारी थी। तुम इतने हैरान क्यों हो? क्या तुम भी उसी दाव की साधना नहीं करते? राघव कड़वाहट से मुस्कुराए। मैं अजय दाव पर कैसे चल सकता हूं? मैं तो बस अंधाधुंध इस स्तर तक पहुंच गया। उन्होंने सुना था कि अजय दाव पर चलने वाले लोग अपने जीवन में कभी हार का सामना नहीं कर सकते। एक बार जब वे हार जाते हैं तो उनका दाव हृदय टूट जाता है और वे पूरी तरह से अपाहिज हो जाते हैं। यही कारण था कि अजय दाव पर चलने वाले लोगों के पास एक सर्वोच्च विशेषज्ञ का दाव संरक्षक होना जरूरी था। दाव संरक्षक का कर्तव्य था कि वह शक्तिशाली दुश्मनों को उस प्रतिभागी के साथ जबरन लड़ाई करने से रोके जो अजय दाव पर चल रहा था। यह कैसे संभव हो सकता है? जब तुम ब्लड किल हॉल के बुजुर्ग से लड़ रहे थे तो तुमसे जो संकल्प विल निकला था वो साफ तौर पर एक अजय संकल्प था। इस तरह का दबाव मेरे अपने जैसा ही है। मैं निश्चित रूप से गलत नहीं हो सकता। सौरभ को विश्वास नहीं हो रहा था। चलो इस समस्या पर बहस नहीं करते, चलो पीते रहते हैं। राघव ने सौरभ का प्याला भरा। सौरभ ने जोर दिया, राघव, क्या तुम सच में अजय दाव पर नहीं चलते? क्या तुम पहले कभी हारे हो? वो ये जानने के लिए जोर दे रहे थे कि क्या हो रहा है। राघव ने अपना प्याला उठाते हुए कहा, मैं न केवल पहले हारा हूं बल्कि मुझे इतनी बार पीटा गया है कि मैं गिन भी नहीं सकता। एक विशेषज्ञ तो मुझसे पूरे एक स्तर ज्यादा मजबूत था, जिसने एक बार कुत्ते की तरह पहाड़ों में मेरा पीछा किया था। उफ, चलो इस बारे में बात नहीं करते, ये शर्मनाक है। सौरभ ने राघव की ओर देखा। उन्हें लगा कि राघव के पास उनसे झूठ बोलने का कोई कारण नहीं था, लेकिन वो खुद अजय दाव पर चलते थे और वो अजय संकल्प जो राघव की हड्डियों और यहां तक कि उनकी आत्मा की गहराई से आया था, उसे लेकर सौरभ गलत नहीं हो सकते थे। वे दोनों पीते रहे, ये देखकर कि सौरभ अभी भी इस सवाल से परेशान है। राघव हंसे और उन्हें अपने अतीत के बारे में बताने का फैसला किया। उन्होंने उन्हें अपनी पूरी साधना यात्रा के बारे में बताया। प्राइमल कैओस बीट जैसे कुछ निजी रहस्यों को छोड़कर उन्होंने कुछ नहीं छिपाया। सौरभ ने जाना कि राघव का बचपन कितना दुखद रहा था, कैसे उन्हें अपमानित किया गया और धमकाया गया। जब वह 15 साल के थे तब भी वह क्यूआई कंडेंसेशन के केवल तीसरे हेवन स्टेज पर थे। कुछ ही सालों में वह अपने वर्तमान स्तर तक पहुंच गए थे। सौरभ प्रशंसा से भर गए। सौरभ ने प्रशंसा की, तो तुम सच में अजय दाव पर नहीं चलते, लेकिन तुम्हारे अंतहीन परीक्षणों के भीतर दुनिया तुम्हें जितना ज्यादा रोकने की कोशिश करती है, तुम उतने ही भयंकर हो जाते हो। शायद ये एक और तरह का अजय दाव है। आओ, मैं तुम्हारे लिए प्रशंसा में एक प्याला उठाता हूं। मैं, सौरभ, ने कभी किसी के सामने हीनता स्वीकार नहीं की है, लेकिन मैं तुम्हारे संकल्प की प्रशंसा करता हूं, जो अनगिनत असफलताओं के सामने भी झुकने से इनकार करता है। सौरभ हमेशा जीवन और मृत्यु की कगार पर लड़ते हुए 2 साल जंगलों में बिताने को अपने जीवन का सबसे बड़ा गर्व मानते थे, लेकिन जब उन्होंने इसकी तुलना राघव के इतिहास से की तो उन्हें इसका जिक्र करते हुए भी शर्मिंदगी महसूस हुई। उनकी तुलना करने का कोई तरीका नहीं था। फीनिक्स क्राई एम्पायर में संघर्षों से लेकर जूली सीक्रेट रियल में उनके उदय, ईस्टर्न वेस्टलैंड्स पर उनके प्रभुत्व और सेंट्रल प्लेन्स पहुंचने के बाद उनकी विभिन्न कठिनाइयों तक उन्होंने अनगिनत खतरों का अनुभव किया था, और वे हर खतरा तलवार की नोक पर नाचने जैसा था। राघव ने धर्मनिरपेक्ष दुनिया के भीतर एक गरीब कुलीन पुत्र होने से लेकर अपनी वर्तमान ऊंचाई तक अपना रास्ता बनाया था। उनके पास जो कुछ भी था उसके लिए उन्होंने अपनी जान दांव पर लगाकर लड़ाई लड़ी थी। जहां तक सौरभ की बात है, हालांकि उन्होंने भी अपनी जान दांव पर लगाई थी। उनके पास जो कुछ भी था
उसका अधिकांश ग्रैंड एक्साई जैसे शक्तिशाली समर्थक होने के कारण था। इसलिए सौरभ वास्तव में राघव की प्रशंसा करते थे। वे दोनों जैसे जैसे पीते गए, उनकी दोस्ती और गहरी होती गई और अंत में वे गहरे दोस्त बन गए जो एक दूसरे से कुछ भी कह सकते थे। सौरभ ने पूछा, राघव, तुमने कहा था कि तुम यहां इसलिए आए हो क्योंकि ग्रैंड एक्साई में तुम्हारे दोस्त हैं। क्या तुम्हें उनकी देखभाल करने के लिए मेरी जरूरत है? राघव झिझके, मुझे नहीं लगता कि ये एक अच्छा विचार है। मेरे ये दोस्त थोड़े खास हैं। सच कहूं तो अगर सौरभ मूल शैतान जाति, ओरिजिनल डेविल रेस का समर्थन कर सकते थे तो वे तुरंत नई ऊंचाइयों पर पहुंच जाते, लेकिन यह बहुत खतरनाक था। अगर मूल शैतान जाति एक दिन उजागर हो गई तो ग्रैंड एक्साई दुनिया का दुश्मन बन जाएगा। ये नष्ट भी हो सकता है। राघव बेवकूफी भरी हरकतें करने को तैयार हो सकते हैं, लेकिन वह ऐसी अनैतिक चीज नहीं करेंगे। राघव ने पूछा, सौरभ, तुम्हें सच बताओ, मैं यहां इसलिए आया क्योंकि मैं मजबूर था। मैंने इस बार एक आपदा को भड़काया है और मैं इससे बचने के लिए यहां आया हूं। क्या मैं तुम्हें कोई परेशानी में डालूंगा? सौरभ ने कहा, क्या परेशानी? मैं लंबे समय से ग्रैंड हा के अहंकारी लोगों को उनकी सही जगह पर रखना चाहता था। मुझे बस कभी मौका नहीं मिला। जहां तक प्राचीन जातियों की बात है, हालांकि वे शक्तिशाली हैं, प्राचीन जाति गठबंधन जरूरी नहीं कि सब एक जैसे हों। तुमने केवल एक जाति को नाराज किया है, इसलिए वहां डरने की कोई बात नहीं है। जहां तक पिल टावर की बात है, वाइन गॉड पैलेस के साथ उनके विवाद के कारण हमारा उनसे कोई संबंध नहीं है। पिल टावर के समर्थन के बिना भी हम हुयू सेक्ट के साथ सहयोग कर सकते हैं। इसके अलावा हमें वाइन गॉड पैलेस का समर्थन प्राप्त है, इसलिए उनकी परवाह करने की कोई जरूरत नहीं है। और मुझे लगता है कि तुम्हें यह पता नहीं होगा, तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे एक्सुएंशन दाओ सेक्ट के संप्रदाय प्रमुख ने उन 4 शक्तियों को भरी मार्शल हेवन अलायंस में अनगिनत विशेषज्ञों के सामने जोरदार तमाचा मारा। उस थप्पड़ की आवाज। सौरभ ने राघव को वो खबर बताई जो उन्होंने जुटाई थी। राघव को एहसास ही नहीं हुआ था कि उन्होंने जो विशाल परेशानी खड़ी की थी उसे एल्डर मास्टर ने इतनी आसानी से सुलझा दिया होगा। राघव खुश हुए, तो मैं जब चाहूं एक्सुएंशन दाओ सेक्ट लौट सकता हूं। सौरभ हंसा, खैर तुम इतनी जल्दी नहीं जा सकते। चूंकि तुम ग्रैंड एक्साई आए हो तो तुम्हें कुछ और दिन रुकना होगा, वरना भागकर आना बर्बाद हो जाता। हाँ, लो पियो। राघव हंसे, है यहां खाना है, पीना है और मजेदार चीजें हैं। मुझे ऐसी शानदार जगह और कहां मिलेगी। मैं इसे आराम करने के लिए एक छोटी छुट्टी मानूंगा। राघव को लगा कि वह पिछले कुछ सालों से हमेशा काम ही कर रहे थे। एक के बाद एक चीजें सामने आती रहीं और उन्हें कभी आराम करने का समय नहीं मिला। उनकी नसें इस पूरे समय तनाव में रही थी और यह थका देने वाला था। उन्हें वास्तव में थोड़ा आराम करने की जरूरत थी। यह उनकी साधना के लिए फायदेमंद होगा। अब जब वे दोस्त थे, राघव सीधे बोल सकते थे। उन्होंने पूछा, सौरभ, जब मैं तुम्हारी बहन से मजाक कर रहा था तो ऐसा लगता है कि उन्हें लगा कि उस समय अनुराधा के साथ कुछ अजीब हुआ था। और सौरभ की आंखों में गुस्सा दिखाई दिया। सौरभ ने इस पर पेट भरकर गुस्सा जाहिर किया। मुझे तुम्हारी हंसी का डर नहीं है, लेकिन इसका जिक्र करते ही मुझे गुस्सा आ जाता है। वो लड़की, हालांकि उसकी साधना शक्तिशाली है, उसका मन सरल है। वो ग्रैंड हा के आइडल की पूजा से प्रभावित हुई है और ग्रैंड हा के 3 सम्राटों में से एक शिवांश पर आसक्त हो गई है। राघव का चेहरा सुस्त हो गया। उन्होंने सही अनुमान लगाया था। ग्रैंड हा वास्तव में सुंदर पुरुषों का उपयोग करना जानता था। अगर अनुराधा वास्तव में उस शिवांश द्वारा ग्रैंड हा के लिए लुभा ली जाती है तो ये ग्रैंड एक्साई के चेहरे पर एक जोरदार तमाचा होगा और ग्रैंड हा ने एक विशेषज्ञ को भी छीन लिया होगा। ये ग्रैंड एक्साई के मनोबल के लिए एक गंभीर झटका होगा।
राघव ने पूछा, तुमने उसे समझाने की कोशिश नहीं की? सौरभ ने असहाय होकर कहा, क्या तुम्हें लगता है कि वह मेरी बात सुनेगी? वो बेहद जिद्दी है और किसी की बात सुनने से मना कर देती है। तो तुम्हारे पिता का क्या? सौरभ ने गुस्से से फुसफुसाया, वो केवल राज्य की परवाह करते हैं। हालांकि उन्होंने कुछ नहीं कहा है, मैं उन्हें समझता हूं। वो वही करते हैं जो राष्ट्र के लिए सबसे अच्छा है। अगर अनुराधा ने शिवांश से शादी करने की हिम्मत की तो मेरे पिता उसे ऐसा करने से पहले मारने में संकोच नहीं करेंगे। राघव उछल पड़े, सच में? अनुराधा के पिता उसके प्रति इतने क्रूर होंगे? सौरभ ने सिर हिलाया, तुम बस नहीं समझते। सभी शासकों को ऐसा ही करना पड़ता है। उन्हें राज्य के हितों को खुद से पहले रखना होता है। राष्ट्र के लिए किसी को भी बलिदान किया जा सकता है। हालांकि मैं इस तरह की चीज को मंजूरी नहीं देता, लेकिन मुझे ये स्वीकार करना होगा कि कोई और समाधान नहीं है। ग्रैंड एक्साई केवल शाही परिवार का नहीं है, ये इसके भीतर रहने वाले प्रत्येक नागरिक का है और हम उनमें से प्रत्येक के प्रति जिम्मेदार हैं। सौरभ इस बात को लेकर लाचारी से भरे थे। वो अनुराधा को सबसे अच्छी तरह समझते थे। वो बहुत हठी थी और कभी कभी वो मरने का मतलब होने पर भी अपना मन बदलने से इनकार कर देती थी। यही वह चीज थी जिसने उन्हें चिंतित कर रखा था। सौरभ ने राघव की ओर विनती भरी अभिव्यक्ति के साथ देखा। राघव, अगर तुम्हें मौका मिले तो मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी मदद कर सकते हो उसे समझाने में। मैं वास्तव में वो दिन नहीं देखना चाहता जब वो हमारे पिता की कसाई की तलवार से मरे। राघव ने मन ही मन कसम खाई, मैं लड़कियों को रिझाने में तो ठीक हो सकता हूं, लेकिन किसी को शांत करना और समझाना मेरी विशेषता नहीं है। इसके अलावा वो लड़की निश्चित रूप से एक कांटेदार गुलाब है। हालांकि वो सुंदर है, हर कोई उसका आनंद नहीं ले सकता। राघव अपने लिए एक और बोझ नहीं लेना चाहते थे। वो कहना चाहते थे कि वह इस बारे में कुछ भी करने में शक्तिहीन है, लेकिन सौरभ की विनती भरी अभिव्यक्ति को देखकर वो ऐसा कह नहीं पाए। राघव केवल कड़वाहट भरी अभिव्यक्ति के साथ अपनी चमड़ी मोटी कर सके। ठीक है, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। उन्हें लगा कि वो दिन ब दिन बेवकूफ होते जा रहे हैं। उन्होंने वास्तव में अपने लिए एक और बोझ उठा लिया था। लेकिन अगर स्थितियां उल्टी होती तो वह भी अपनी छोटी बहन को किसी और के जाल में कूदते हुए देख नहीं पाते। और स्वीकार करने के लिए सबसे कठिन चीज यह थी कि उनकी छोटी बहन को मारने वाला व्यक्ति उनके अपने पिता होंगे। ये एक अविश्वसनीय रूप से दुखद चीज थी। सौरभ ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, बहुत धन्यवाद राघव। मेरी ये छोटी बहन शायद ही किसी और से बात करती है, लेकिन वो तुम्हें अलग तरह से देखती है। अगर वो मनमानी करती है तो बस थोड़ा सा झुक जाना और वह जल्दी ही तुम्हारी दोस्त बन जाएगी। हालांकि वह मनमानी और तुच्छ है, वो अंदर से दयालु है और आसानी से दूसरों पर विश्वास कर लेती है, वरना वो उस त्रैण आदमी पर इतनी आसक्त नहीं होती। वे दोनों पीते रहे। राघव ने पाया कि वाइन गॉड पैलेस की शराब वास्तव में अद्भुत थी। हालांकि उनकी साधना नहीं बढ़ रही थी, लेकिन उनका मानसिक क्षेत्र अधिक शांत हो रहा था और स्पष्ट रूप से बढ़ रहा था। उन्हें यह भी महसूस हुआ कि उनका उग्र स्वभाव बदल रहा है। वे तब तक पीते रहे जब तक कि आकाश फिर से उज्जवल नहीं हो गया। आकाश अभी अभी उज्जवल हुआ था जब अनुराधा अंदर भागी आई। सौरभ ने राघव की ओर एक खास नजर डालते हुए कहा, अनुराधा, तुम ठीक समय पर हो। राघव को वाइन गॉड पैलेस की यात्रा पर ले जाओ। राघव, क्या तुमने कल जो कहा वो सच है? अनुराधा ने उत्साह से राघव की ओर देखा। वह इस बारे में बात कर रही थी कि उसके प्रशंसकों की लाइन ग्रैंड हाथ तक फैली हुई है। राघव ने लाचारी से कहा, यह संभवतः सच है। राजधानी आते समय मैंने 2 बहरे लोगों के साथ इशारे करते हुए 2 अंधे लोगों को एक नक्शे पर देखा था। तभी मैंने वो कहानी सुनी। अनुराधा के विचारों को दूर भटकते हुए देखकर राघव मन ही मन बुदबुदाया। उसे लगातार इस बात की चिंता रहती थी कि वह उसके साथ उस कहानी पर चर्चा न करे। इस समय
राघव और अनुराधा वाइन गॉड पैलेस की ओर चल रहे थे। उनके पीछे अंगरक्षकों गार्ड्स का एक बड़ा समूह था। काफी युवा अनुराधा को आराध्य भाव से देख रहे थे। अनुराधा ग्रैंड एक्साई के नागरिकों के बीच एक देवी थी। अनगिनत युवा उनकी पूजा करते थे। हालांकि ग्रैंड एक्साई के युवा अपनी भावनाओं के प्रति बहुत आरक्षित, रिजर्व्ड रहते थे और वे उन्हें केवल दूर से देखते थे। वे आगे आकर उनका अभिवादन करने की हिम्मत नहीं करते थे। जहां तक राघव की बात थी, वह तुलना में अविश्वसनीय रूप से लापरवाह लग रहा था। उसमें शाही परिवार की जरा भी झलक नहीं थी। वो जरा भी परवाह न करने वाले एक आवारा की तरह दिख रहा था। वो बाएं और दाएं देख रहा था। शहर भर में स्थित ऐतिहासिक स्थलों की प्रशंसा कर रहा था। कभी कभी जब अनुराधा उसे दबाव डालती थी तो वह जानबूझकर एक निश्चित इमारत की भव्यता पर प्रशंसा व्यक्त करता था और फिर अंगरक्षकों से इमारत के इतिहास के बारे में पूछता था। वो इस तरह बार बार विषय बदलने में कामयाब रहा, लेकिन अनुराधा एक बच्चे की तरह थी और राघव जिस स्पष्ट रूप से इस विषय से बचने की कोशिश कर रहा था, इसके बावजूद वह इसे महसूस नहीं कर पाई। राघव को लगातार विषय बदलते हुए देखकर वो क्रोधित हो गई। राघव, मैंने तुमसे इतनी बार पूछा है, लेकिन तुम मुझे जवाब देने से इनकार कर रहे हो। क्या तुम में शिष्टाचार, मैनर्स बिल्कुल नहीं है? राघव हक्का बक्का रह गया। किसमें शिष्टाचार नहीं था? वो स्पष्ट रूप से जवाब नहीं देना चाहता था, लेकिन वह लगातार उस पर दबाव डाल रही थी। ये कैसे उचित था? सौरभ ने अनुराधा को राघव को वाइन गॉड पैलेस ले जाने के लिए कहा था, लेकिन परिणाम स्वरूप जैसे ही वे दरवाजे से निकले, अनुराधा ने राघव से जानकारी के लिए दबाव डालना शुरू कर दिया। जब वो प्रशंसकों की लाइन के बारे में नहीं पूछ रही थी, तो वो ग्रैंड हा के बारे में पूछती थी। राघव कड़वाहट से मुस्कुराया। राजकुमारी, कृपया मुझे बख्श दे। मैं वास्तव में ग्रैंड हा के बारे में कुछ नहीं जानता। मैं तुम्हें कैसे जवाब दूं? अनुराधा क्रोधित हुई। झूठे, तुमने ग्रैंड हा के 8 राजकुमारों में से एक सचिन को मार डाला। ग्रैंड हा के दुश्मन बनने के बाद क्या तुम शरण लेने के लिए मेरे ग्रैंड एक्साई में नहीं आए? राघव का भाव अचानक गंभीर हो गया। उसने अनुराधा की ओर ठंडे स्वर में देखा। सम्मानित राजकुमारी, कुछ चीजें हैं जो मुझे स्पष्ट करनी चाहिए। पहला, मैं वास्तव में ग्रैंड हा के बारे में नहीं जानता और मैं इसके बारे में बात नहीं करना चाहता। दूसरा, मैं ग्रैंड एक्साई में इसलिए नहीं आया हूं क्योंकि मैं शरण ले रहा हूं। मैं हमेशा अपनी लड़ाइयों का सामना करता हूं और ईस्टर्न वेस्टलैंड से सेंट्रल प्लेन्स तक का मेरा रास्ता मेरे दुश्मनों की हड्डियों से बना है। मैंने कभी किसी की सुरक्षा के लिए नहीं पूछा है। ये अतीत में नहीं हुआ है, ये अभी नहीं हो रहा है और ये भविष्य में नहीं होगा। तीसरा, जब तुम मुझसे बात करती हो तो अपने शब्दों पर ध्यान दो। हालांकि तुम एक राजकुमारी हो, ये मत सोचो कि दूसरों को तुम्हारी स्थिति या सुंदरता के कारण तुम्हें जो कुछ भी तुम चाहती हो वह देने की जरूरत है। चौथा, इतना अहंकारी मत बनो, क्योंकि तुम्हारे अहंकार के पीछे कोई शक्ति नहीं है। अगर ग्रैंड एक्साई का पालन पोषण नहीं होता तो तुम्हारी प्रतिभा कितनी भी अच्छी क्यों न हो, तुम कभी भी अपनी वर्तमान उपलब्धियां हासिल नहीं कर पाती। तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो तुम्हारे पिता, तुम्हारी मां, तुम्हारे भाइयों और ग्रैंड एक्साई के लोगों द्वारा प्रदान किया गया था। क्या तुम मुझे एक भी ऐसी चीज बता सकती हो जो तुमने अपनी खुद की शक्ति से हासिल की हो? तुम्हारा गर्व और आत्मविश्वास कहां से आता है? राघव पूरे समय इसे सह रहा था क्योंकि सौरभ ने उसे ये मिशन सौंपा था। राघव ने अनुराधा के असभ्य सवालों के साथ धैर्य रखा था। जैसे ही वो सह रहा था, उसने बार बार खुद से कहा कि वो सिर्फ एक बच्ची है और वो उसके साथ एक वयस्क की तरह व्यवहार नहीं कर सकता। लेकिन ऐसा लगा जैसे वो बोलने से पहले कभी अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करती और उसे दूसरे लोगों की भावनाओं की परवाह नहीं थी। इसलिए वो आखिरकार भड़क उठा
अनुराधा का भाव गंभीर हो गया और वो क्रोधित हुई। तुम मुझे उकसा रहे हो। राघव ने कहा, ऐसी बेतुकी बात मत कहो। मैंने अपनी जवानी में ऐसे शब्दों से खेलना बंद कर दिया था। जिन लोगों ने मुझसे ऐसी बातें कही हैं, वे बहुत पहले दफन हो चुके हैं। हालांकि तुम्हारा कल्टीवेशन आधार, कल्टीवेशन बेस और शक्ति मेरी तुलना में अधिक हो सकती है। अगर हम वास्तव में मरने तक लड़े तो मरने वाली निश्चित रूप से तुम होगी। राघव अचानक चलना बंद कर दिया और अनुराधा को ठंडे स्वर में घूरने लगा। उसकी आंखों में उसका आत्मविश्वास झलक रहा था। वो अनुराधा को डराने की कोशिश नहीं कर रहा था। उसे लगा कि ब्लड किल हॉल के सोल ट्रांसफॉर्मेशन विशेषज्ञ को मारने के बाद उसका आत्मविश्वास बढ़ गया था। लेकिन ऐसे कई विशेष कारक थे जिन्होंने उसे मारने की अनुमति दी थी, जो उसकी अपनी शक्ति पर आधारित नहीं थे। ब्लड किल हॉल के लोग सीधे लड़ने में विशेषज्ञ नहीं थे। वे हत्या और भागने की कला में विशेषज्ञ थे। यह राघव के कारण था कि ब्लड किल हॉल विशेषज्ञ ने भागने का त्याग कर दिया था, क्योंकि वह राघव को मारने के विचार से बहुत लुभाया गया था। फिर उसने अपनी युवान आत्मा, युवान स्पिरिट को बहुत ज्यादा प्रज्वलित कर दिया था और उसकी चेतना अस्पष्ट हो गई थी। वो वास्तव में राघव के बारे में भूल गया था और अनुराधा पर हमला किया था, जो अपनी अंतिम चालों में से एक की तैयारी कर रही थी। अगर उसने किसी अन्य सोल ट्रांसफॉर्मेशन विशेषज्ञ से लड़ाई की होती तो उसे एक ही वार में मारे जाने का खतरा होता। अनुराधा के हाथ ने उसकी तलवार को जकड़ लिया और उसकी आभा संघनित होने लगी। उनके पीछे के सभी अंगरक्षक हैरान थे। ये क्या हो रहा था? वह बिना एक शब्द के लड़ना क्यों शुरू करना चाहती थी? ये अंगरक्षक सौरभ के लोग थे। अनुराधा सौरभ की छोटी बहन थी, जबकि राघव सौरभ का कीमती मेहमान था। अगर ये दोनों लड़ते तो उन्हें यह भी पता नहीं चलता कि किसकी मदद करें। राघव ने अपनी पीठ के पीछे अपने हाथ बांध लिए। उसकी आवाज बर्फीली और भावहीन थी। तुम मेरी टक्कर के नहीं हो। जीवन और मृत्यु की लड़ाई में मैं निश्चित रूप से 3 चालों के भीतर तुम्हारा जीवन ले लूंगा। अगर मैं नहीं कर सका तो मैं, राघव, ग्रैंड एक्साइज सिटी के सामने तुरंत खुद को मार लूंगा। पहले मुस्कुराने वाला राघव, जो एक बड़े भाई जैसा दिखता था, तुरंत एक निर्दयी मृत्यु देवता बन गया था। अनुराधा का दिल आतंक से भर गया, क्योंकि उसने राघव की आंखों में देखा। वो उन आंखों की गहराई के भीतर अनगिनत लाशों का पहाड़ और खून का समुद्र देखने में सक्षम थी। ये राघव का हत्यारा इरादा था, जो सामान्य रूप से उसके दिल में छिपा रहता था। यह अनगिनत विशाल लड़ाइयों से जमा हुआ था। अब वो इसे और नहीं छिपा रहा था, जिससे अनुराधा इसे देख सके। अनुराधा शाही महल में पली बढ़ी थी और अपना अधिकांश समय कल्टीवेशन में बिताती थी। हालांकि वह शक्तिशाली थी, उसका अनुभव दयनीय रूप से कम था। वो राघव जैसे किसी व्यक्ति से तुलना नहीं कर सकती थी, जो लाशों के ढेर से रेंगकर बाहर निकला था। वो कांप गई, उसका चेहरा पीला पड़ गया। राघव का मुंह मुड़ा और उसने कहा, उस चाल को दूर रखो जिसका उपयोग तुमने अपने बड़े भाई के खिलाफ किया था। मैं पहले ही कह चुका हूं कि हर किसी को तुम्हें लाड प्यार देने की जरूरत नहीं है। कम से कम मैं नहीं दूंगा। मैं वाइन गॉड पैलेस जा रहा हूं। तुम वापस जा सकती हो। राघव मुड़ा और आगे बढ़ता रहा। अनुराधा एक लंबे क्षण के लिए खाली खड़ी रही। वो रोना चाहती थी, फिर भी हिम्मत नहीं कर रही थी। उसे पता नहीं था कि क्या करना है। उसने अचानक अपने दांत भींचे, अपनी आंखों के कोनों में आंसू पोंछे और राघव का पीछा किया। राघव ने माथा सिकोड़ा। तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो? अनुराधा ने कहा, कौन तुम्हारा पीछा करेगा? ये मेरा ग्रैंड एक्साइज सिटी है और मैं ग्रैंड एक्साई की राजकुमारी हूं। ये मेरा घर है और मैं जहां चाहूं जा सकती हूं। क्या इसका तुमसे कोई लेना देना है? सच कहूं तो अनुराधा अभी भयभीत थी और उसने महसूस किया कि इस तरह छोड़कर जाना या वापस जाकर शिकायत करना उसे इज्जत खोने का कारण बनेगा।
साथ ही उसे डरपोक भी बना देगा। अपनी बहादुरी व्यक्त करने के लिए वह जानबूझकर राघव के साथ जा रही थी। राघव ने उस पर एक नजर डाली। अनुराधा को खुद को घूरते हुए देखकर उसने एक शब्द भी नहीं कहा। वह बस आगे बढ़ता रहा और अनुराधा उसके बगल में पीछा करती रही। उन अंगरक्षकों सभी ने राहत की सांस ली। जब तक वे नहीं लड़ते तब तक ठीक था। वे जल्दी से उनके पीछे चलने लगे। जैसे ही वे चले गए, राख के वस्त्रों में एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति एक चाय की दुकान से अपनी आंखों से उनका पीछा कर रहा था। उसकी तलवार जैसी भौं और चमकीली आंखें थी। उसकी चौकोर नाक के साथ उसका चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे उसे एक ब्लेड से तराशा गया हो। वो बेहद प्रभावशाली था। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने प्रशंसा के संकेत के साथ सिर हिलाया। यह राघव उग्र और दबंग है। वो काफी निडर चरित्र वाला है। वो कोई और नहीं बल्कि ग्रैंड एक्साई के वर्तमान सम्राट अनुराधा और सौरभ के पिता, पूरे ग्रैंड एक्साई एंशिएंट नेशन के भीतर सबसे बड़ा अधिकार रखने वाले व्यक्ति थे। उनके बगल में एक सफेद बालों वाला बुजुर्ग सौरभ का मास्टर खड़ा था। उसकी आंखें बंद थी और उसका भाव उदासीन था। सफेद बालों वाले व्यक्ति ने पूछा, क्या तुम्हें उसमें कुछ खास दिखता है? मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने कहा, वो स्वर्गीय ताओं के साथ सहमत नहीं है। वह दुनिया के कानूनों से टकराता है। अभी जब उसने अपना हत्यारा इरादा जारी किया तो मैं देख सकता था कि उसका रास्ता कितना खूनी और दर्दनाक रहा है। उसकी आंखों में वो हत्यारी रोशनी निर्णायक और दृढ़ है, जबकि उसके आध्यात्मिक उतार चढ़ाव उसे एक ऐसा व्यक्ति दिखाते हैं जो सार्थक संबंध बनाता है। वो निश्चित रूप से एक स्वर्ग छीनने वाले का रूप नहीं है। हेवनली फेट पवेलियन जानबूझकर सही और गलत को उलट रहा था। बुजुर्ग ने कहा, सौरभ ने कल रात उससे बातचीत की। वे दोनों करीबी बन गए और एक दूसरे पर भरोसा करने लगे। सौरभ ने अनुराधा को राघव को सौंपा है। उम्मीद है कि वो उसकी जान बचा सकता है। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने सड़क की ओर देखा। उसकी आंखों में एक शांत लेकिन दुखद भाव दिखाई दिया। उसकी किस्मत बहुत पहले तय हो चुकी है। उसके जीवन का कष्ट आ गया है और वह निश्चित रूप से मेरे ग्रैंड एक्साई को धोखा देगी। अगर मैं उसे नहीं मारता तो ग्रैंड एक्साई उथल पुथल में समाप्त हो जाएगा। सफेद बालों वाले बुजुर्ग ने कहा, जबकि स्वर्ग द्वारा निर्धारित भाग्य का उल्लंघन नहीं किया जा सकता है और कल्टीवेशन करने वालों को स्वर्गीय ताओं का पालन करना चाहिए। स्वर्ग और पृथ्वी के कानून समझने के लिए बहुत गहरे हैं। यहाँ तक कि अगर तुम स्वर्गीय ताओं का पालन करते हो तो तुम्हारा अच्छा अंत जरूरी नहीं है। लेकिन एक तरह का व्यक्ति है जो एक अपवाद है। कोई भी जो ऐसे व्यक्ति के कर्म से संक्रमित होता है उसका भाग्य बदल जाएगा। हालांकि यह आशीर्वाद है या दुर्भाग्य, ये कहना मुश्किल है। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति का भाव बदल गया। तुम किसकी बात कर रहे हो? सफेद बालों वाले बुजुर्ग ने गहराई से कहा, भाग्य के मोड़ आसानी से उजागर नहीं होते हैं जब तक तुम ये अंदर जानते हो। ग्रैंड एक्साई के शासक के रूप में तुम्हें पता होना चाहिए कि क्या करना है। मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति सिर हिलाने से पहले लंबे समय तक चुप रहा। मैं समझ गया। राघव के चुपचाप आगे बढ़ने पर अनुराधा अपनी पिछली नाखुशी को भूल गई और राघव से बात करने की पहल की। राघव, मैं 18 साल की हूं। तुम कितने साल के हो? राघव ने ज्यादा सोचे समझे बिना कहा, 22। अनुराधा ने खुशी से कहा, आह, तो तुम पहले से ही बहुत बूढ़े हो। राघव लगभग लड़खड़ा गया। उसने सुधार किया, परिपक्व, मैच्योर शब्द है। अनुराधा हंसते हुए बोली, है, तुम मुझसे इतने बड़े हो। मैं तुम्हें चाचा क्यों न बुलाऊं? राघव तुरंत समझ गया कि वो बदला ले रही है। उसने चिड़चिड़ा होकर कहा, तुम्हारा भाई पहले ही 27 का है। अगर तुम मुझे चाचा बुलाती हो तो क्या तुम्हें उसे दादा नहीं बुलाना पड़ेगा? अनुराधा ने कहा, वो अलग है। हम असली भाई बहन हैं, इसलिए इसे उम्र से नहीं गिना जाता है। चाचा,
तुम अपनी उम्र के हिसाब से वास्तव में युवा दिखते हो। राघव ने कहा, ये बुरा नहीं है। जब मैं तुम्हारे पिता को देखूंगा तो मैं उन्हें सीधे बड़े भाई बुला सकता हूं। राघव उसके साथ ऐसा खेल खेलने से नहीं डरता था। ओह, हम पहुंच गए। राघव ने अचानक एक ऊंचा और सरल निर्माण देखा। हालांकि राघव कभी वाइन गॉड पैलेस नहीं गया था, लेकिन सिर्फ इस निर्माण को देखकर ही वो बता सकता था कि वो पहुंच गया है। ये व्यास में 30 मील से कम था। हवा से देखने पर ये एक किनारे पर पड़ी एक विशाल शराब के बर्तन जैसा लग रहा था। ये निश्चित रूप से एक अद्वितीय संरचना थी। प्रवेश द्वार शराब के बर्तन की टोंटी थी। प्रवेश द्वार से भी वो एक घनी शराब की खुशबू सूंघ सकता था जो उसे मादक बना सकती थी। अरे ग्रैंड अंकल, एक बार जब हम अंदर जाते हैं तो आपको सभ्यता के साथ व्यवहार करना होगा। अगर आपको बाहर निकाल दिया गया तो ये बहुत शर्मनाक होगा। उस समय मुझे वफादार न होने और ऐसा अभिनय करने के लिए दोष मत देना जैसे मैं आपको नहीं जानता, अनुराधा ने गंभीरता से कहा। अंकल अब ग्रैंड अंकल बन गया था। ऐसा लगा जैसे उसकी उम्र कुछ और दशक बढ़ गई है। खैर, ऐसा नहीं था कि राघव को उसकी वफादारी चाहिए थी। उसने सिर हिलाया। वो ठीक है, वैसे भी मेरे जितना बूढ़ा व्यक्ति चेहरा खोना से नहीं डरता। लेकिन छोटी लड़की, अगर तुम फंसने के बारे में चिंतित हो तो तुम पहले जा सकती हो। चूंकि उसे ग्रैंड अंकल कहा जा रहा था, राघव ने अपनी इस नई वरिष्ठता का फायदा उठाया और उसे छोटी लड़की बुलाया। क्या तुम्हें लगता है कि मैं ऐसी गद्दार व्यक्ति हूं? मैं बस तुम्हें थोड़ा संयत रहने के लिए कह रही हूं। ये वाइन गॉड पैलेस है और अगर तुम परेशानी पैदा करते हो तो तुम्हें बाहर निकाल दिया जाएगा। न केवल तुम चेहरा खोगे बल्कि मेरे शाही पिता भी तुम्हें डांटेंगे। छोटी लड़की ने चेतावनी दी। बड़े भाई मुझे दोष नहीं देंगे। आखिरकार हम भाई हैं। राघव ने अपनी त्वचा को मोटा किया और सीधे ग्रैंड एक्साई के नेता को अपना बड़ा भाई बुलाया। अब वह सिर्फ अनुराधा का फायदा नहीं उठा रहा था, वो सौरभ से भी श्रेष्ठ था। अगर मेरे पिता को इस बारे में पता चला तो वो निश्चित रूप से तुम्हारा सिर काट देंगे। छोटी लड़की ने अपने दांत भींच लिए। उसने कभी किसी को इतना बेशर्म नहीं देखा था। वो ठीक है, मेरे भाई के ब्लेड से मरना ये एक व्यर्थ मौत नहीं होगी। मैं अंदर जा रहा हूं, इसलिए तुम्हें चले जाना चाहिए। शराब ऐसी चीज नहीं है जिसे एक छोटी लड़की को पीना चाहिए, राघव ने कहा। तुम बच्चे हो, मैं पहले ही वयस्क बन चुकी हूं। क्या बड़ी बात है? सबसे बुरी स्थिति यह है कि मुझे फिर से बाहर निकाल दिया जाता है। छोटी लड़की झुकी। राघव ने अनुराधा को अजीब तरह से देखा। ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हें पहले भी बाहर निकाल दिया गया है? तभी अनुराधा को एहसास हुआ कि उसने अपने ही मुंह से खुद को खुला कर दिया था। वो लाल हो गई और शर्मिंदगी से कहा, उस समय मैं अभी भी छोटी थी और समझती नहीं थी। अब मुझे बाहर नहीं निकाल दिया जाएगा तो क्या मैं तुम्हारे द्वारा फंसने वाला हूं? जैसे ही मैं प्रवेश करूं, बाहर निकाल दिया जाना शर्मनाक होगा। राघव झिझका। अब वो वास्तव में नहीं चाहता था कि अनुराधा उसके पीछे आए। वो उसके साथ बाहर निकाल दिया जाना नहीं चाहता था। मैं पिछले साल भी छोटी थी। वे छोटे सोच वाले थे। भले ही मैं गलत थी, मैं बस एक छोटी बच्ची थी। मैं विश्वास नहीं कर सकती कि उन्होंने एक बच्चे के साथ इस तरह झगड़ा किया, अनुराधा ने कहा। पिछले साल? अगर वो वास्तव में उस समय एक छोटी बच्ची थी तो वो वास्तव में एक प्रतिभाशाली थी। लेकिन अब जब वे यहां आ गए थे, राघव केवल अपनी त्वचा को मोटा कर सकता था और प्रवेश कर सकता था। उसने आशा की कि यह छोटी लड़की कोई परेशानी पैदा नहीं करेगी। प्रवेश द्वार पर कोई रक्षक नहीं था, न ही उनका स्वागत करने वाला कोई था। एक बार जब वे अंदर थे तो उन्होंने खुद को एक शांत आंगन के सामने पाया। उनके सामने एक पत्थर का स्तंभ था जिस पर एक छवि थी।
छवि में फटे पुराने कपड़ों में एक आदमी था। वो एक काड़ू के पेड़ के सहारे आधा लेटा हुआ था। उसके हाथ में एक शराब का बर्तन था। यह स्पष्ट था कि वो नशे में था। वो एक खोए हुए भाव के साथ दूरी में देख रहा था, आधा नशे में आधा होश में लग रहा था। दृश्य बहुत जीवंत था। उसके कपड़े घिसे पिटे थे और उस पर हर जगह धूल थी। वो बेहद लापरवाह था। उसके सिर पर कुछ फूलों की पंखुड़ियां पड़ी थी, लेकिन वह स्वतंत्रता और आराम की एक हवा दे रहा था। ये एक दायरा था, एक ऐसा जहां शरीर नश्वर धूल की दुनिया के भीतर विश्राम करता था, जबकि दिल बादलों के भीतर उड़ रहा था। जैसे ही राघव ने इसे देखा, वो उस दायरे से खींचा गया। उसी पल में उसने महसूस किया कि उसकी सारी सांसारिक चिंताएं उससे दूर हो गई। उसका दिल खाली हो गया। आदमी को बनाने वाली रेखाएं बहुत सरल, लगभग लापरवाह थी, लेकिन बस इन कुछ रेखाओं ने उस आदमी को एक चलती हुई दिव्य आकर्षण प्रदान किया। राघव ने वहां पीछा किया जहां वो आदमी देख रहा था कि हवा में 9 शानदार सितारे चमक रहे हैं। वे छवि के ऊपरी बाएं कोने में चमकते सूरजों के एक छल्ले की तरह थे। राघव, जाओ अगरबत्ती जलाओ। अचानक राघव ने अनुराधा को उसे धक्का देते हुए महसूस किया। तभी राघव अपनी बेहोशी से जागा और एहसास किया कि भांग के कपड़ों में बालों का जूड़ा बनाए एक युवक उसे अगरबत्ती पेश कर रहा था। आह, माफ करना। राघव ने जल्दबाजी में अगरबत्ती की छड़े ली। युवक ने सिर हिलाया। आदरणीय मेहमान, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है। ये छवि वाइन गॉड है। वाइन गॉड के दिव्य आकर्षण से तुम्हारा खींचा जाना मतलब है कि तुम दोनों के बीच भाग्य है। हालांकि ये युवक बस एक किशोर था। उसकी आवाज स्वाभाविक रूप से शांत थी। वो न तो चापलूस और न ही अभिमानी, न ही घमंडी और न ही अधीर था। राघव ने अगरबत्ती की छड़े ली। उन्हें जलाते हुए उसने उन्हें धूपदानी में रख दिया। उसने उन्हें रखा ही था कि उसकी 3 अगरबत्ती की छड़ें तुरंत राख में बदल गई। क्या? युवक हैरान था। उसे कोई अंदाजा नहीं था कि क्या हुआ था। ये अगरबत्ती की छड़ें विशेष सामग्री से बनी थी। कोई भी बाहरी बल उन्हें परेशान करने की कोशिश क्यों न करे, वे हमेशा ठीक 15 मिनट तक जलती थी। लेकिन अब वे तुरंत भस्म हो गए थे। उसने कभी ऐसा अजूबा नहीं देखा था। राघव और अनुराधा भी हैरान थे। मिस, कृपया अगरबत्ती भी रखें। युवक झिझका, लेकिन फिर भी अनुराधा को अगरबत्ती की छड़ें सौंप दी। अनुराधा ने अपनी अगरबत्ती की छड़ें जलाई और उन्हें अंदर रख दिया। इस बार सब सामान्य था। 3 अगरबत्ती की छड़ें धीरे धीरे जल रही थी। कृपया प्रवेश करें। युवक ने स्वागत करने वाले इशारे में उनकी ओर अपना हाथ हिलाया। राघव, अभी क्या हुआ? अनुराधा ने चुपके से पूछा जब वे आंगन में प्रवेश कर रहे थे। कितने अशिष्ट हो। मुझे अंकल बुलाओ। राघव ने जानबूझकर डांटने वाला भाव बनाया। हम्फ, तुम्हें कौन बुलाएगा? अनुराधा ने सूंघा और अपना सिर मोड़ लिया। बस ऐसे ही अंकल का शीर्षक फेंक दिया गया। राघव अंदर ही हंसा। ये छोटी लड़की उसके मुकाबले के करीब भी नहीं थी, लेकिन वह इस छोटी लड़की को नाराज भी नहीं कर सकता था। उसने कहा, सच कहूं तो मुझे भी नहीं पता। मैंने बस एक रहस्यमय ऊर्जा को उन अगरबत्ती की छड़ों को नष्ट करते हुए महसूस किया। ये बस ऐसा था जैसे ये एक अजीब तरह की ऊर्जा की तरह था जिसने राघव को अगरबत्ती चढ़ाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। लेकिन राघव भी उस पर स्पष्ट नहीं था। उसने बस महसूस किया कि यह बेहद अजीब था। बस कैसा? राघव को अचानक बात करना बंद करते देखकर अनुराधा ने जल्दबाजी में सवाल किया। बस जैसे, मैं बहुत विद्वान नहीं हूं और मुझे इसका वर्णन करना नहीं आता। राघव ने मंदता से सिर हिलाया। वो ठीक है, बस इसके बारे में सोचो। मुझे कोई जल्दी नहीं है। अनुराधा बहुत उत्सुक थी और उसे जानना था।
ये बस ऐसा है जैसे कोई बाथरूम जा रहा है और अचानक एहसास हुआ कि उनके पास टॉयलेट पेपर खत्म हो गया है। इस समय किसी ने उन्हें एक लकड़ी की छड़ी दी, लेकिन एक पल के संकोच के बाद उन्होंने छड़ी को मना कर दिया। ये शायद इसलिए है क्योंकि वे कागज देने के लिए किसी का इंतजार कर रहे हैं। राघव ने कहा, तुम आखिर क्या बात कर रहे हो? तुम एक धूपदानी पर अगरबत्ती रखने की तुलना ऐसी चीज से कैसे कर सकते हो? एक सुगंधित है और एक बदबूदार है, वे पूरी तरह से अलग हैं। इसके अलावा अगर कोई कागज या छड़ी नहीं है तो क्या? अनुराधा ने पूछा। ऐसा लगा कि उसका अविश्वसनीय घटिया मजाक वास्तव में घटिया था। उसने मान लिया कि महल में शाही लोगों ने कभी भी अपने नितंब पहुंचने के लिए छड़ी का इस्तेमाल नहीं किया था। लेकिन राघव के यह कहने के बाद अनुराधा ने पूछना बंद कर दिया। एक बार जब वे अंदर थे, राघव ने पाया कि ये इमारत जो एक शराब के बर्तन जैसी लगती थी, उसके अंदर वास्तव में अपनी जगह थी। यहां पहाड़, नदियां और झीलें थी। दृश्य जहां तक आंख देख सकती थी फैला हुआ था। वाइन गॉड पैलेस अपने आप में एक खजाना है। इसमें अपने अंदर एक स्थानिक फॉर्मेशन है। यहां बहुत सारी कल्टीवेशन की जमीन है और वे अपनी शराब में जो भी सामग्री डालते हैं वे खुद ही उगाते हैं, अनुराधा ने कहा। वाइन गॉड पैलेस में प्रवेश करने पर वह अब काफी ज्यादा सभ्य हो गई थी। उनसे ज्यादा दूर एक छोटा पहाड़ नहीं था। एक पत्थर का रास्ता उसकी ओर घूमता हुआ चलता था। पहाड़ के भीतर बहुत सारे पुराने पेड़ उगते थे और सब कुछ बेहद एकांत और सुंदर था। कुछ मंडप पेड़ों के भीतर छिपे हुए थे जो रहने के लिए शांत जगहों की तरह लग रहे थे। पहाड़ की तलहटी में उन्होंने अचानक फलते फूलते घास को सिंचती हुई एक हल्की बूंदाबांदी महसूस की। ये जगह जीवन से भरी हुई थी। क्या अद्भुत जगह है। जैसे ही बूंदाबांदी उस पर धुल गई, राघव प्रशंसा में उच्छ्वास किए बिना नहीं रह सका। यह उस तरह की जगह लगती थी जहां एक विशेषज्ञ एकांत में रहना चुनेगा। यहां उसकी सारी परेशानियां गायब होती लगती थी। क्या वाइन गॉड पैलेस में सामान्य रूप से कोई नहीं आता? यहां कोई बाहरी व्यक्ति क्यों नहीं है? राघव ने पूछा। क्या तुम्हें लगता है कि कोई भी यहां आ सकता है? जो लोग अंदर आना चाहते हैं उन्हें एक अपॉइंटमेंट लेना होता है। केवल मेरे ग्रैंड एक्साई के शाही परिवार के सदस्यों को ही किसी भी समय लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए लाने का विशेषाधिकार है, अनुराधा ने तिरस्कार से कहा। ऐसा लगा कि उसे अभी भी उससे अपनी दुश्मनी याद थी। जब तक वो उसे एक अवसर देती, वो तुरंत कुछ बदला ले लेती। राघव पत्थर की सीढ़ियों पर चढ़ा और अचानक एक अजीब ऊर्जा को खुद पर धुलते हुए महसूस किया। उसने महसूस किया कि कोई ऊर्जा उसकी सारी शक्ति को छीन रही है। यह वाइन गॉड पैलेस का फॉर्मेशन है। यह हमारी कल्टीवेशन बेस को छीन लेता है, हमें बस नश्वर बना देता है। यह वास्तव में अजीब है, अनुराधा ने समझाया। एक नश्वर? क्या तुम कह रही हो कि तुम एक कमर हो? राघव हंसा। जैसे ही यह रहस्यमय ऊर्जा उसकी शक्ति को छीन रही थी, राघव ने प्राइमल केओस बीड को धीरे धीरे घूमना शुरू करते हुए महसूस किया। राघव ने जल्दबाजी में इसे रोक दिया। वह जानता था कि प्राइमल केओस बीड स्वचालित रूप से इस ऊर्जा का विरोध करना शुरू कर रहा था। वह कोई हंगामा पैदा नहीं करना चाहता था और ऊर्जा को खुद से धुलने दिया। इसने उसकी मेरिडियंस, इमॉर्टल प्लेटफॉर्म्स और यहां तक कि उसकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को भी सील कर दिया। इस समय राघव के पास केवल उसके शारीरिक शरीर की शक्ति थी। उसकी दिव्य समझ गायब हो गई। पहले उसे इसकी आदत नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीता उसने महसूस किया कि उसका दिल पहले से कहीं ज्यादा शांत हो गया है। एक सामान्य नश्वर होने पर लौटने में एक तरह का आनंद था। इसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता था। वो सब कुछ खोने के बाद जिस पर तुम निर्भर थे, तुम्हें अचानक अधिक शांति महसूस होगी, जैसे कि तुम्हारा सारा बोझ नीचे रख दिया गया हो। ये एक अलग तरह का अनुभव था। लेकिन राघव ने अनुराधा को भौहें सिकोड़ते हुए देखा।
वो स्पष्ट रूप से इस भावना को पसंद नहीं करती थी। चलो चलते हैं। राघव आगे बढ़ता रहा। यह पहली बार था जब उसने इतना ठोस महसूस किया था। यह अपने पैरों को जमीन पर मजबूती से रखने की भावना थी। यहां तक कि जमीन पर चलना भी अब एक बेहद भावुक अनुभव था। हालांकि इन पत्थर की सीढ़ियों पर घास और काई उग रही थी, जिससे वे फिसलन भरी हो गई थी। यहां अपना संतुलन खोना बहुत आसान था। एया, अनुराधा ने केवल कुछ सावधान कदम उठाए थे जब वो फिसल गई। काई वाले हिस्सों से बचने की अपनी पूरी कोशिश करने के बावजूद वो फिर भी फिसल गई। अगर वो गिर जाती तो वो कीचड़ से ढक जाती। राघव ने जल्दबाजी में उसे पकड़ लिया, जिससे उसे खुद को संभालने की अनुमति मिली। ये धिक्कार है। अनुराधा इस धिक्कार के रास्ते को इतना मुश्किल होने के लिए शाप देने ही वाली थी जब उसने अपने हाथों को अपने मुंह पर कस लिया। उसने चारों ओर देखा और ये देखकर कि कोई और आसपास नहीं था, वो शांत हो गई।